हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब देखने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई हिंदी कहानी राजा नीरवंशिया। ठीक है, तो पहले हम इस कहानी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन धैर्य बना के रखिएगा, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे दृष्टि वाली बुक से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दृष्टि वाले से जो महत्वपूर्ण कथन है और पात्रों के बारे में अच्छे से दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम कहानी को पूरा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। राजा नीरवंशिया कहानी। एक राजा नीरवंशिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास की 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता था। उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती थी। कितनी गौरें? 6 गौरें रखी जाती थी, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घट रखा रहता जिस पर रोली के सतिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। ठीक है, तो इस कहानी में दो लोगों का कहानी चलता है। एक राजा जो थे नीरवंशिया, और इसमें अभी आपको सामने पता चलेगा जगपति की कहानी, ठीक है। जगपति की, राजा नीरवंशिया और जगपति की कहानी बारी बारी से आएगी, ठीक है। एक राजा नीरवंशिया थे। माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते थे। दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निपटी थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर हो। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ठीक है। आज भी बहुत जगह ऐसा होता है। ब्याह हो जाएगा और 7वीं भावत तब पड़ेगी जब अपनी विदा की शायद होगी, और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई। लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी और कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली सी हो, पर लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयां लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की माँ न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय काटने लगा। दोपहरिया दूसरों के घरों में के आंगन में बीतने लगी, पर सांस का रोग था उन्हें। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया। चंदा कौन थी? जगपति की पत्नी। जगपति और चंदा की कहानी चल रही है ना। बेटा, जगपति बड़े लाड़ प्यार से पाला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे हैं तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूं। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा, जगपति किसी लायक हुआ तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ? उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दे। अब बेटा इसी घर की लाज
तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला। कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में ना खिला पाई। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था कि यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी, हर दरवाजे की चरमराहट पहचान गई थी। एक रोज, अब यहाँ पर राजा का कहानी शुरू होता है। एक रोज राजा आखेट को गए। माँ सुनाती थी राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफा जब गए तो 7वां दिन निकल गया। कितने दिन पर आते थे? 7वें दिन पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारों को एक शादी में जाना पड़ा। अब यहाँ पर जगपति की कहानी, ठीक है। उसके दूर के रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कहा गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर 6ठे दिन की खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखरिब ने सारी खबरें पहुंचा दी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। लड़के डाके वाले ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिघी बंद हो गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोककर लाठियां उठा ली। कौन? जगपति और दयाराम। दयाराम जगपति का दोस्त। जो घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाक लगाई, ये हवाई बंदूकें। ये वाला कथन पूछा गया किसका है? जगपति का। ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे तड़ तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति को जांघ को पार करती निकल गई, दूसरी उसकी जांघ के कूल्हे पर में समा कर रह गई। चंदा रोती कलपती और मनौतियां मानती जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थी उसी में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल में दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। अस्पताल से ये भी पूछा गया है, अस्पताल से कितने कोस दूर था दयाराम का गांव? 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया था, क्योंकि कई दिन उनको अस्पताल में रुकना पड़ा। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं, जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते, बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज का तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। रोगियों के लिए कितने खाटें थी? 6-7। मरीजों के कमरे में लगा दवा बनाने का कमरा था, उसी में एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर का क्या नाम था? बच्चन सिंह। बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिर गिरा करके हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग छठे छमा से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती ही तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक ना मिलती। ठीक है, औरतों को दवा
बताकर ले जाते थे। उस दिन बचन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर में देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह करा उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बचन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज में दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बारगी मछली की सा तड़प रह गया। बचन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर चट से चंदा का आंसू चौपड़ा। आगे बचन सिंह सिहर सा गया। उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। आहो कराहो, दर्द भरी चीखों और चटखटे शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन में जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, चा रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उछट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहो की एक रास्ता से उसे मिली थी। रोगी की हिम्मत बढ़ाने में कर्तव्यनिष्ठा से नहीं, जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं दो आंखों से करुणा उसे घेरे रही। और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बचन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवाखानों की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांघ का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन लगेगा, अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयां तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर ये कौन कह रहा? बचन सिंह चंदा से कह रहा है। तो चंदा कहती है, तो फिर किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयां? चंदा ने पूछा। आ तो सकती है, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उसमें, बचन सिंह ने कहा। आगे चंदा चुप रही। बचन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयों सो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे में से मंगाएंगे तो आते आवाते महीने लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी जरूरत है उन्हें, अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा चढ़ गया। बचन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे में एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयां तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं जानता हूं, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं, हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। कौन कहता है? जगपति। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की? तुम तो, ये चंदा कह रही है, देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूंगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाएं। इसमें तो तुम नहीं जानती कर्ज कोढ़ का रोग होता है। कौन कह रहा है? जगपति। तुम नहीं जानती कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी से हो जाता है।
ये जगपति कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन और ये पूछा गया पंक्ति है, ठीक है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा और तीसरे रोज जगपति के सिरहने कई ताकत की दवाइयां रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा अब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी और जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि किसी से उधार ले। चंदा ने देखा तो यह सब सह ना पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था इसीलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठ पौरुष तिलमिलाकर जाग उठा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा से जिस आदर्श की गहराई थी वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयां किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दिया था, उसी से आई है। चंदा कह रही है। आगे है, मुझसे पूछा तक नहीं और जगपति ने कहा और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया। कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि वचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रो में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने लगी तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने अब उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चली गई। जब बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लंब की पीली रोशनी में लेटा था, जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था और यह भी वह क्यों बच्चन सिंह की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज कुर्सी और बच्चन सिंह की एहसान अभी भी से लाडले पति के लिए जीवर की कितनी औकात है, वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज कुर्सी और दवाइयों की अलमारी की स्थिति अनुमान थी। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कानों के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई। ये वाली भी पंक्ति पूछी गई है, ठीक है, उसने यहाँ से पूछी गई है। भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें यहाँ तक पूछा गया, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। आगे चलते हैं। बच्चन सिंह आवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजे से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयम आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु ने स्पष्ट ध्वनित कर दिया। चंदा, वह आवाज इतनी आवाज थी कि और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तंभ खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे में एक कराह की आवाज दूर मैदान के छोर तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी तो वापस क्यों चली जा रही थी? बच्चन सिंह कहता है। चंदा चुप और दो क्षण रुककर उसने अपने हाथों का सोने का कड़ा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे
देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बचन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के नरम नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चली गई और बचन सिंह दवाखाने की ओर। काली बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रहने के कारण बत्ती की लौ बीच में फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। आगे सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी और निरीहता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक। अब यहाँ पर राजा की कहानी। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल प्रजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को ना रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गड़ी रहती थी कि उनकी कोई संतान ना थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बचन सिंह ने मरीजों का मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा, पर एक दिन रोग घेरे रहते हैं। बचन सिंह उसके शहर में के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही। कहाँ हुआ था तबादला उसका? मैनपुरी के सदर अस्पताल में, और ये पूछा गया है। और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा? पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेघर होने पर बीध सकते थे। और तब उसके सामने आदमी की अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुरी की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी। मन में छुपाए संदेह के राक्षस बन जाना बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने लायक हो गया था। आगे और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात छुक आई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि बनवास काटकर राजधानी लौटे हो। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फींक रही थी, जिसके दरवाजे से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी चिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के माध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मीजान लगाने में मशगूल थे। तब जब जगपति के घर का दरवाजा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा। कौन? चाची का कथन है आगे। वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्वंशिया अस्पताल से लौट आए और कुलमा भी आई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन। और ये पूछा गया है किसने कहा था? चाची ने। राजा निर्वंशिया अस्पताल से लौट आए और कुलमा भी आई है।
ठीक है, तो यहाँ तक हम आज देख रहे हैं। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कहानी काफ़ी लंबी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।